स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड खबर आई है बस कुछ ही देर पहले। सबका ध्यान अमेरिका की तरफ था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, देखा यह जा रहा था कि क्या भारत पहला देश बनेगा जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। लेकिन इसी बीच खबर आती है पीएम मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि यूके के साथ भारत का ट्रेड डील हो गया है। और लेट मी टेल यू, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। आप देख सकते हो खबर, डिलाइटेड टू स्पीक विथ माई फ्रेंड पीएम Keir Starmer. In a historic milestone, India and the UK have successfully concluded an ambitious and mutually beneficial free trade agreement along with a double contribution convention. तो ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, और साथ ही साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में आपको सबसे यूनिक देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अवेल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी तो कराई जाती है। पूरा का पूरा जो 18 बुक्स का सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है पूरे जर्नी के दौरान। तो यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और इसका कल बैच जो स्टार्ट होगा उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर अभी बस कुछ ही देर पहले खबर आई कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनली साइन हो गया है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन। जी हां, 3 साल लग गए इसको साइन करने में। लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट होगा दोनों देशों को, और जो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू है जिसकी वजह से दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज और डेमोक्रेसीज एक साथ आ रहे हैं। आपको पता ही होगा अभी कुछ समय पहले ही भारत ने यूके को जीडीपी के मामले में पीछे किया था। तो अब कहीं ना कहीं 5वें और 6ठे नंबर पर आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से भी काफी मायने रखता है। देखो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 साल लग गए। आप देख सकते हो जनवरी 2022 से ये पूरा स्टार्ट हुआ था नेगोशिएशन, अब जाकर फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। अब इससे ट्रेड में फायदा क्या होगा? देखो अभी अगर आप देखेंगे ना तो भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड हुआ था पिछले साल वो हुआ था लगभग 41 बिलियन पाउंड का। 41 बिलियन पाउंड की मैं बात कर रहा हूं, और ये बढ़कर हो जाएगा 66 बिलियन पाउंड 2040 तक। एम ये है, मतलब कि यहां पर आप समझिए ओवरऑल $6 ट्रिलियन का ट्रेड होने वाला है। मतलब 6 लाख करोड़ रुपए इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो ये 2040 तक लगभग पहुंच जाएगा। और देखिए ये जो डील की हम बात करें ना, जो फ्री ट्रेड डील हुआ है, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, मोबिलिटी, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सस्टेनेबिलिटी, मतलब लगभग हर एक चीज यहां पर कवर की जाती है। और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूके को स्पेशली ये ट्रेड डील की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि पोस्ट ब्रेक्सिट अगर आप देखोगे तो यूके कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले तो क्या था, यूरोपियन यूनियन के अंदर था, तो यूरोपियन यूनियन के तहत उसको काम करना पड़ता था और कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील थी, लेकिन वो अलग हो गया। तो अब इसको इंडिविजुअल तरीके से यहां पर ट्रेड डील करनी पड़ रही है। और भारत को भी जरूरत थी, क्योंकि हम भी यहां पर चाइना से जो अपनी डिपेंडेंट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन अब यह है कि दोनों देशों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर ब्रिटेन को कैसे फायदा होगा और भारत को कैसे फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो ब्रिटेन ने यहां पर कोशिश की कि भारत के जो भी गुड्स वगैरह हैं, मतलब भारत के मार्केट में एक्सेस उसको मिले। जैसे आप देख सकते हो ब्रिटेन की जो स्कॉच हो गया, विस्की है, जिन है, उसके ऊपर भारत अभी के समय अगर आप देखेंगे तो लगभग 150% का टैरिफ लगाता है। जी हां, 150%। तो ये ट्रेड डील के बाद जैसे ये इंप्लीमेंट होगा, इमीडिएट बेसिस पर इसको आधा कर दिया जाएगा। मतलब जो हम पहले एक 150% टैरिफ लगाते थे, अब इसको इमीडिएट बेसिस पर रिड्यूस करके 75% करेंगे, और अगले आने वाले 10 वर्षों में इसको धीरे धीरे करके 40% पे कर दिया जाएगा। इससे जो ब्रिटेन के जितने भी ये विस्की है, स्कॉच है, जिन है, वो सस्ते दाम पर मिलेगा भारत के अंदर। जहां तक ऑटोमोबाइल का सवाल है तो देखो यहां पर भारत कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना आए, लेकिन अभी आप देख सकते हो लगभग 100% टैरिफ भारत के द्वारा लगाया जाता है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। नया जो कंसेशन हुआ है उसमें यह बोला गया है कि धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में ये घटाकर 10% कर देंगे, लेकिन फेज वाइज मैनर में 10% यहां पर किया जाएगा
अंडर अ टैरिफ रेट कोटा सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटेन जो है 1 लाख गाड़ी भारत में भेजना चाहता है तो 1 लाख आ जाएगा। मतलब एक कोटे सिस्टम के हिसाब से चलेगा कि इतनी गाड़ियों के ऊपर हम 10% तक का लगाएंगे, अगर उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। अगेन हम अपना जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फिर उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, मशीनरी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, जो ब्रिटेन चाहता था कि उसके ऊपर टैरिफ कम लगे, और वो भारत ने टैरिफ कम किया है। और जहां तक सवाल है इंडियन गुड्स का, तो देखो अगेन भारत के बहुत सारे गुड्स उसको अब अच्छा एक्सेस मिलेगा यूके के मार्केट के अंदर। अपैरल हो गया, फुटवेयर, लेदर, फूड प्रोडक्ट्स, फिर इसके अलावा यहां पर जो टेक्सटाइल है, राइस हो गया, स्पाइसेस हो गए, बासमती राइस हो गई, तो ये सब अच्छे से हम बेच पाएंगे। जो भारत के एक्सपोर्टर हैं उनको यहां पर फायदा होगा। इसके साथ साथ ज्वेलरी हो गया, जेम्स हो गया, इसमें क्या है कि बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगेन इसके ऊपर जो पहले यूके टैरिफ लगाता था, अब उस टैरिफ को ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आप कह लीजिए ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा फार्मा प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि यूके के मार्केट के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया गुड्स के बारे में। जहां तक मोबिलिटी का सवाल है, मतलब जो प्रोफेशनल्स हो गए, जो सर्विसेज होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भारत के ग्रेजुएट्स हैं वो यूके के अंदर रह सकें और काम कर सकें। यहां पर स्पेशली फायदा होगा जो सर्विस सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, आईटी, फाइनेंस, लीगल, तो उनको ईजी एंट्री मिलेगा यूके के अंदर। तो अगेन भारत को इससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से जो दो जगह पेंशन सिस्टम के तहत उनको पेमेंट करना होता था, जैसे यूके और जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं भारत के अंदर, और सेम उसी प्रकार के जो भारत के वर्कर्स हैं यूके के अंदर, तो 3 साल तक, मतलब स्टार्टिंग के 3 इयर्स तक उनको 2 पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि उनका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा और जो कंपनीज है वो उनको आसानी से हायर कर पाएंगी। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सबको भी लेकर चर्चा हुई है, ताकि अगेन जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो यहां पर बढ़ सके। फिर इसके साथ साथ क्लाइमेट रेजिलियंस ट्रेड हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब के ऊपर फोकस हुआ है। ओवरऑल बोला यह जा रहा है कि जो भारत में स्पेशली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको इससे काफी फायदा होने वाला है। तो ये तो ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ खास फीचर्स की हमने बात की। जो मैंने अभी आपको बताया था कि पीएम मोदी जी ने अपने ट्वीट के अंदर डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का जिक्र किया। ये क्या है एग्जैक्टली? देखो, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है वो एक सप्लीमेंट्री बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कह लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेडिशनल पार्ट नहीं होता है किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का, लेकिन शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कस्टमाइज्ड इनोवेटिव तरीके से भारत और यूके ने एग्री किया है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को लेकर। तो इसको क्यों बोला जा रहा है डबल कंट्रीब्यूशन? बेसिकली क्या है कि यहां पर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो बिजनेसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों देशों के अंदर, उनको यह बोला जा रहा है कि वो दोनों जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लो भारत की कोई कंपनी है, और तो भारत की कंपनी अगर यूके में जाकर बिजनेस कर रही है तो हमारे इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, भारत को भी फायदा हो रहा है, और यूके की इकोनॉमी को भी यहां पर फायदा हो रहा है। मतलब डबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बिजनेस। तो क्वेश्चन अब यह है कि इससे फायदा क्या होगा? चलो डबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे भारत की कंपनीज हैं वो अगर यूके के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि देखिए आपने यूके के अंदर जॉब्स क्रिएट किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। सेम उसी प्रकार से जो ब्रिटेन की कंपनीज हैं वो भारत में निवेश करेंगी तो उनको भी वो रिकॉग्निशन मिलेगी। मतलब ये फॉर्मल स्टेटस दिया जा रहा है। जैसे भारत की कंपनी को भारत के अंदर ट्रीट किया जाता है, उसी प्रकार से यूके की कंपनी को भी भारत के अंदर वैसा ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब उनको इंसेंटिव्स वगैरह देना है तो वो यहां पर दिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडियन स्टार्टअप्स हो गए, अगर वो यूके के इनोवेशन हब में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्वाइंट इनोवेशन ग्रांट्स वगैरह दिया जाता है यूके के द्वारा, यूके के सरकार के द्वारा, उसके लिए भारत के स्टार्टअप्स भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप समझ लो। और ये जैसा मैं आपको बता रहा था कि शायद ये पहली बार, दुनिया में पहली बार इस तरह का फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है। पहले शायद इस तरह की चीजें कभी देखने को आपको नहीं मिली होंगी। सेम उसी प्रकार से इसके अंदर बोला जा रहा है कि इंडिया यूके स्टार्टअप्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल बैंगलोर, लंदन, पुणे, मैनचेस्टर हो गया, हैदराबाद, ऑक्सफोर्ड जोन हो गया। तो इस तरह के जो कॉरिडोर होते हैं, इंडिया यूके स्टार्टअप कॉरिडोर, वो बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो सके और दोनों देश के जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको यहां पर फायदा हो सके। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारी जो कोशिश है ना कि जो
G7 इकोनॉमी है, दुनिया की जो लार्ज इकोनॉमीज हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता बढ़े, टाइज बढ़े, हम एक्सपोर्ट में और ज्यादा डाइवर्सिफाई करें, तो एक तो ये होने वाला है। दूसरा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को इससे काफी सपोर्ट होगा और साथ ही साथ भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो इससे काफी अच्छी होगी, क्योंकि रिसेंटली आपने देखिए यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया, तो अब अगर हम यूके के साथ कर रहे हैं, मतलब और भी देशों को लगेगा कि हां, भारत के साथ ट्रेड डील किया जा सकता है, तो इसकी वजह से भारत की छवि काफी बेटर होगी। फिर दूसरा जहां तक सवाल है यूके का, तो देखो यूके जैसा मैं आपको बता रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था स्पेशली ब्रेग्जिट होने के बाद कि देशों के साथ ट्रेड डील किया जाए, अदरवाइज यूके पीछे रह जाएगा, और उसकी जो इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको भी वो एडवांस करना चाहता है। भारत का इतना बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, उसको एक्सेस मिलने वाला है, तो यूके की इकोनॉमी को भी यहां पर फायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करें, बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर को लेकर काफी मामला फंसा हुआ था। भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, पोल्ट्री मार्केट, ये ओपन नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी के लिए हमने क्या किया है, लिमिटेड एक्सेस दिया है यूके को, मतलब थोड़ा सा रिडक्शन किया है टैरिफ के अंदर, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सेस दिया। ऐसा नहीं है कि अचानक से फ्लड हो जाएंगे यूके के जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं भारत के अंदर, क्योंकि हम अपने मार्केट को सेव करना चाहते हैं। फिर उसी प्रकार से यूके चाहता था कि जो पेटेंट रूल्स है उसको और ज्यादा टाइट किया जाए, लेकिन भारत ने इसको रेसिस्ट किया थोड़ा सा। डेटा प्राइवेसी के मामले में यूके थोड़ा सा लिबरल होना चाहता था कि रूल्स को थोड़ा लिबरल किया जाए। भारत ने कहा कि नहीं, हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, डिजिटल सॉवरेनिटी हमारे लिए काफी मायने रखती है, मतलब भारत का जो डेटा वगैरह है ना, वो हम चाहते हैं भारत में ही रहे, वो बाहर ना जाए। फिर इसके अलावा यूके चाहता था कि जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उसको और ज्यादा पुश किया जाए। भारत ने कहा कि ठीक है, हम हायर स्टैंडर्ड रखेंगे, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं करेंगे, बाइंडिंग नहीं करेंगे। कल के डेट में अगर मान लो वो मीट नहीं हुआ, तो यूके कह सकता है कि आपने मीट नहीं किया, हम कैंसिल करें, तो ऐसा नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। तो इन सारी चीजों का फोकस किया गया है। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, देखो, एक तो क्या है, भारत को बड़ा पुश मिलेगा, स्पेशली फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, फूड प्रोडक्ट्स में, ये मार्केट को काफी ज्यादा पुश मिलने वाला है। वैसे यूके के जो जैसे अल्कोहल ब्रांड्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, सर्विसेज हो गए, उनको ये काफी फायदा होगा। जॉब्स के मामले में बताया जा रहा है भारत में अगले 10 सालों में इससे 1 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यूके की इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। जीडीपी के मामले में अगले 5 साल में भारत की जीडीपी को 0.5 से लेकर 0.75% तक का फायदा हो सकता है। सेम उसी प्रकार से यूके में भी लगभग 0.3 से 0.5% का फायदा हो सकता है। अब एफडीआई में जो कंट्रीब्यूशन है यूके का, वो 25% तक इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से इंपैक्ट हो सकता है, बोला जा रहा है। अल्टीमेटली वो तो समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो दिखाता है एक मेजर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, स्पेशली इस समय जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो ट्रंप का इस समय दौर चल रहा है, जिस तरह से टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखते हैं आगे इस तरह से कैसे चीजें चलती हैं। बट आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के कौन से सेक्टर्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड किंगडम? ये आपको बताना है, और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, एंड इसमें आपको फ्री मेंटरशिप, साथ ही साथ जो बुक्स का पूरा सेट है वो आपके घर पर डिलीवर किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। जस्ट यूज करिए कोड, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। कल से स्टार्ट हो रहा है बैच, रिमेंबर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।